हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। ये 2024 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक हम वन शॉट चैप्टर को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। ओके, अगर कृपया आप नए होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12 वन शॉट भी सर्च कर सकते हैं। वहां पर ढेर सारे ऑर्गेनिक के भी हमारे वन शॉट आ चुके हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा चैप्टर हमारे पास है, केमिकल काइनेटिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है और ये आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 6 से 7 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है। तो इसको देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें काफी चीजें यानी कि शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा मकसद है वन शॉट रिवीजन बेटा। तो देखो सिंपली केमिकल काइनेटिक्स जो होता है, यानी काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, या हम सिंपली जो रेट का मतलब होता है यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में ही रेट कहलाता है। तो देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करता हूं क्योंकि हमें इसमें थ्योरी कम पूछता है न्यूमेरिकल, और इसमें जो ज्यादा थ्योरी है हम उसको देखेंगे अभी आगे चल करके। तो बेटा देखो इसमें सिंपलेस्ट पहले हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट का मतलब सिंपली होता है द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में ही रेट कहलाता है। इतनी बेसिक बातें क्लियर हो गया। बेटा देखो इसमें सिंपलेस्ट देखो एग्जांपल की ओर चलते हैं। बेटा देखो इसमें एग्जांपल की ओर प्रोसीड करते हैं। तो मेरे पास एग्जांपल मैंने एज्यूम किया है N2 थ्राइस H2 ट्वाइस अमोनिया। तो हमें इसका देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अगर देखो डेल्टा के बेटा टर्म में लिखते हो तो इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। अगर स्मॉल डी के टर्म में लिखोगे तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो इसमें देखो हमें नोटिस करने वाली बात होता है कि रिएक्टेंट को माइनस में लिखोगे और प्रोडक्ट को प्लस में लिखोगे, और जो भी कोफिशिएंट होंगे वो डिवीजन में आ जाएंगे। तो देखो N2 को क्या लिखोगे, माइनस का डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा T, और देखो यहाँ पर ये भी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट को लिखा जाएगा माइनस में और जो भी कोफिशिएंट होगा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो कोफिशिएंट कितना था 3, तो कितना आ गया माइनस का 1/3 डेल्टा H2 डिवाइड बाय डेल्टा T। क्लियर हो गया। रिएक्टेंट का साइन नेगेटिव से और प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव के साथ दिखाते हैं। और नोटिस क्या करना है इसमें, यानी कि जो भी कोफिशिएंट होंगे वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो देखो इसमें कितना कोफिशिएंट था बेटा 2 था, तो कितना आ जाएगा 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा T। तो सिंपली नेगेटिव साइन रिएक्टेंट का ये दिखाता है कि रिएक्टेंट जो होता है टाइम के साथ डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है। तो ये साइन और नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया। तो सिंपली क्या ध्यान देना है, रिएक्टेंट को नेगेटिव में जो भी कोफिशिएंट होंगे डिवाइड में आ जाएंगे, और प्रोडक्ट को पॉजिटिव के साथ और जो भी कोफिशिएंट होंगे वो डिवीजन में आ जाएगा। तो मैं एक एक एग्जांपल से आपको फील कराता चलूंगा ताकि आपको जब पेपर में आएगा तो N2 थ्राइस H2 काफी पॉपुलर एग्जांपल है। इसके अलावा H2Cl2 ट्वाइस HCl भी आ सकता है, तो आप उसके हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं। अब बेटा देखो इसमें अगला टॉपिक चलते हैं, रेट लॉ की ओर चलते हैं। तो देखो रेट लॉ से सिंपली क्या होता है कि हम ऑर्डर पता करते हैं, यानी रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर हमें समझना है, अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो बेटा रेट लॉ सिंपली क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें यानी कि K A की पावर N1 एंड B की पावर N2 लिखा है। सपोज कोई रिएक्शन है A प्लस B है और यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो हम A और B को रिएक्टेंट मानेंगे। और रिएक्टेंट में सिंपली बेटा क्या हो गया, रिएक्टेंट में सिंपली जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन है और पावर N1 N2 होगा, इसको पैसे की तरह जोड़ देना है। सिंपली क्या कर देना है, पैसे की तरह बेटा जोड़ देना है। तो अब देखो इसमें ऑर्डर निकल के आएगा, यानी रेट लॉ से क्या निकल के आता है, ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर क्या हो गया N1 प्लस N2, यानी सिंपली क्या हो गया पावर ऑफ सम, यानी कि क्या हो गया जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन की पावर है उसको पैसे की तरह जोड़ दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अगर मान लो कि ऑर्डर में सिंपली क्या कहते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो हमारे सिलेबस में 0 ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर ही डिस्कस करना है, तब हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक को डिस्कस कर लिया। ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर होगा उनका सम कर देना ही ऑर्डर कहलाता है। सिंपली पावर को पैसे की तरह जोड़ देना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो कि रेट लॉ में लिखा जाता है। अब देखो अगला बेटा सिंपली क्या है ना कि हमें ऑर्डर का यूनिट बड़ा पॉपुलर है। यूनिट से क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो इसमें मैंने एक बॉस फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको कभी कभी पेपर में दूसरे ऑर्डर का भी पूछ लेता है।
तो सिंपली बेटा क्या हो गया, देखो ये आपका फॉर्मूला है मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 एन सेकेंड इनवर्स है। मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 एन सेकेंड इनवर्स है। अब इसमें अगर जीरो ऑर्डर का हमें निकालना होगा यूनिट, तो n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो बेटा यहां पर आपको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, जीरो ऑर्डर का यूनिट आ जाएगा। अगला देखो, इसमें अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का पुट करते हो तो सिंपली क्या है ना कि n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सिंपली बचेगा सेकंड इनवर्स बचेगा। तो अब देखो सेकंड ऑर्डर का बेटा निकालोगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के आपके यूनिट टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस पर बन जाता है। अगला बेटा देखो, इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन है, तो सिंपली यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली कॉन्सेंट्रेशन होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, सरफेस एरिया है। तो ये सारे इसके टाइप्स है, आप इसको अच्छे से विजिट कर सकते हो। अब देखो बेटा, इसमें जो सिंपलेस्ट यानी कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट माना जाता है केमिकल काइनेटिक्स में, वो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो हमें डेरिवेशन सिलेबस में नहीं पूछता है, अब वो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि टाइम कम बचा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को मगअप करना है, चीजों को रिवाइज करना है, ताकि आपको कितना आसानी से कंटेंट या चीजें आसानी से एक ऑर्गेनाइज वे में मिल सके। तो बेटा देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास जीरो ऑर्डर है और इधर हमने इसमें फर्स्ट ऑर्डर रखा है। इसका हम सारा चीजें जो फिल्टर कर देंगे कि जीरो ऑर्डर में क्या होगा और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा। तो देखो, जीरो ऑर्डर में सिंपली क्या ना कि रेट जो लिखोगे के की पावर 0, यानी जो रेट ला एक्सप्रेशन होगा उसमें पावर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो, इसमें जो ग्राफ बनाओगे यानी कि इसमें के की पावर 0 है, तो इसका मतलब बेटा ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब जरा देखो, इसमें रेट वर्सेस जब कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया जाएगा तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ग्राफ से भी क्या ना कि आपको हर साल हर सेट में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें बारीकियां भी समझना है कैसे कैसे ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ जो होगा एक्स के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें बेटा क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के की पावर 1 है, तो इसमें y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। तो 2 पॉइंट क्लियर कर लिया। तो जीरो ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर को दोनों को एक साथ कंपेयर करते चलो, ताकि आपका कंटेंट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगला बेटा देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर होता है। तो के इज इक्वल टू बेटा सिंपली क्या ना आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर नॉट के टर्म में लिया है और आप ए नॉट के भी टर्म में पेपर में या सिंपली किसी रेफरेंस बुक पे देख सकते हो, लेकिन जब भी आपको पेपर में पूछा जाएगा तो आर नॉट के टर्म में पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए नॉट की जगह पे आर नॉट को मेंशन किया। ये सिंबल है। आर नॉट का बेटा सिंपली मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आर का मतलब है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैंने इसको सॉल्व किया है, टी को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर और माइनस के टी को हमने अलग कर दिया है, क्योंकि इस पर भी बेटा क्या ना क्वेश्चन बना हुआ है, इस इक्वेशन से भी क्या ना क्वेश्चन बना हुआ है ग्राफ को लेकर के। आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि इसमें कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ये कर्व है और इसका स्लोप देखोगे तो माइनस के है, तो स्लोप इसका डाउनवर्ड साइड है, मतलब डिक्रीज होता दिख रहा है। बेटा इसमें स्लोप क्या आ गया, माइनस का के आ गया। यही आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके ग्राफ दिए जाते हैं और पूछेगा इसका स्लोप क्या होगा, या इसको ग्राफ देकर के पूछेगा नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा है। तो बेटा ये सिंपली शो करेगा, जीरो ऑर्डर को शो करेगा जब कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में और डाउनवर्ड साइड में दिख जाएगा तो समझ जाना ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर का है, और स्लोप बेटा क्या होगा, माइनस के होगा। आगे बढ़ते देखो। अब देखो सिमिलरली इसमें ऐसे निकालोगे तो k इज इक्वल टू, देखो कहीं पर अगर तुमको ln आ जाए, इसका शॉर्ट ट्रिक पकड़ो, अगर log आ गया ln आ गया तो समझ जाना कि ये फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करेगा और उसका भी डाउनवर्ड स्लोप आएगा, तो समझ जाना कि log आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर। सिंपली कॉन्सेंट्रेशन है तो जीरो ऑर्डर, पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज का ध्यान रखे रहना। अब देखो, इसमें भी ग्राफ बनाओगे तो एल एन आर सिमिलरली वैसे जीरो ऑर्डर की तरह ही है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको अपने हिसाब से चीजों को रिवाइज कर सकते हो। अगला बेटा देखो, सिंपली क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड है, तो इसमें सिंपली क्या कहते हैं, टाइम को टी हाफ रखते हैं, ठीक है, और जो तुम्हारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू उठा करके आप इसमें जब रखोगे, आप मान लो सपोज इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये फाइनल होकर के हमारे पास कुछ ऐसे आता है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 की आता है, तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 की आता है। अब इसमें बेटा सिंपली क्या आता है, देखो इस वाले में टी हाफ जो होता है आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वाइल फर्स्ट ऑर्डर
टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बेटा इसमें फॉर्मूला आता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के आता है। तो फिर वही तरीका इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसमें डिपेंड कर रहा है तो ये सिंपली y इक्वल टू mx प्लस mx के जैसा है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब ओरिजिन से पास करता हुआ दिखेगा। इसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ इसका बनेगा। तो हमें इसमें दो फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान देना है। जीरो ऑर्डर में k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी, लैंग्वेज है आर नॉट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आर का है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और बेटा इसमें ये बॉस फॉर्मूला है k इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर, इसी पे सबसे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस पॉइंट इज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से घोल के पी जाना है। फर्स्ट ऑर्डर का k इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर होता है। आर नॉट क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, और आर जो होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या फिर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे इस चैप्टर का जो बेटा बॉस फॉर्मूला है वो यही है। अब अगला देखो इसमें यूनिट है, तो बेटा इसमें यूनिट देखो सिंपली जीरो ऑर्डर का मोल लीटर इनवर्स है और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में सिंपली सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब देखो इसके अलावा आपको एग्जांपल अच्छे से याद कर लेने हैं कि जीरो ऑर्डर का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है। तो बेटा देखो H2Cl2 सनलाइट आ गया, इसको फोटोकेमिकल कहते हैं या सनलाइट कहते हैं। तो H2Cl2 सनलाइट आ गया, तो ये एग्जांपल अच्छे से याद कर लो क्योंकि सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। तो H2Cl2 सनलाइट है या स्पेशली H न्यू है, ट्वाइस HCl है, ये जीरो ऑर्डर को शो करता है। और इसमें ये पॉपुलर एग्जांपल है N2O5 का डिकम्पोजिशन जो होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का होता है। इसके अलावा देखो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है अलग से, ये दो एग्जांपल मैंने जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर को अलग से भी सेपरेट कर दिया है। ये भी आप एग्जांपल कभी कभी मान चला पेपर टफ आ जाएगा, ये भी आप एग्जांपल को याद रखे रहो। अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो होता है जीरो ऑर्डर होता है और अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, अब बेटा देखो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी का सूडो फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन पूछ लेता है। क्या पूछता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन पूछ लेता है। देखो सूडो का मतलब सिंपली क्या होता है ना कि काल्पनिक होता है। सूडो का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। सिंपली दिखेगा तुम्हें दो रिएक्टेंट दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होना फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो इसी को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं। देखो रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, यानी सिंपली रिएक्शन क्या होगा, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, बट अंडर द सर्टेन कंडीशन लाइक वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन बिकेम रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। सिंपली देखो क्या मतलब है, कहीं पर आपको वाटर दिख जाए, कैसे पहचानोगे, कहीं पर देखो आपको वाटर दिख गया, जैसे वहां देखो वाटर दिख गया, तो इसका देखो यहाँ पर रिएक्टेंट यानी कि क्या लिखा गया है कि लाइक वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एक्सेस, यानी इसमें H2O क्या है एक्सेस में है, तो हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचा फिर कितना, एक ही बचा, और इसी को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जहां पर पानी दिख जाए, पानी दिख जाएगा तो क्या समझोगे, ये सिंपली सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएंगे। इसमें दो बड़े फेमस एग्जांपल हैं, ये सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस है और ये एस्टरिफिकेशन का हाइड्रोलिसिस है, यानी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा और एसिड मिलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल बेटा किसके हैं, वाटर वाले, हाइड्रोलिसिस वाले, ये दोनों एग्जांपल बेटा किसके आपके हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल है। तो आई होप कि आपको यहां तक पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इसमें काफी ज्यादा मैंने एम्फसाइज कर दिया है, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा आपको पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं, या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है जीरो ऑर्डर पे फर्स्ट ऑर्डर पे ही देखने को मिलेंगे। खासतौर से ग्राफ हो गया, यूनिट हो गया, इनको अच्छे से रिवाइज करें, इनको अच्छे से बार बार देखें कि कैसे ग्राफ पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में टेक्निकलिटी अगर आप नहीं पकड़ोगे, टी हाफ पे दिया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन में दिया गया है, तो क्वेश्चन आप गलत कर ले जाओगे। कभी हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन को दे करके आपका ऑर्डर पूछ देगा, तो ध्यान देना हाफ लाइफ वाले में कैसे आपका वेरिएशन आता है, इसमें इंडिपेंडेंट होता है, और जीरो ऑर्डर में क्या होता है, डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। अब बेटा देखो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने, यानी कि सिंपली ऑर्डर को सीख लिया है। तो ऑर्डर का समझो जो याराना संबंध होता है, जो साथ साथ चलता है, मॉलिक्युलरिटी होता है। तो हम मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर, यानी इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस पूछता है 2 मार्क्स में बेटा। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, तो पहले देखो मैं आपको अपनी तरफ से समझा देता हूं, फिर पॉइंट को रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, सिंपली जो होता है रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज,
यानी जब दो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं या कोई ए और बी दो सब्सटेंस हैं, जब आपस में कोलाइड करते हैं तो इससे केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है, तो इसी को बेटा मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी देखो सिंपली कोलिजन पे बेस्ड ऑन है, यानी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कैन नेवर बी जीरो, ये एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, और तीन से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो रिएक्टेंट जो होता है अगर मोर देन 3 हो जाएगा तो वहां पर उसका कोलिजन होना क्या ना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब ए और बी आपस में कोलाइड करते हैं तो उससे केमिकल का चेंज होता है, इसी को बेटा बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। और ऑर्डर ठीक इसी का उल्टा होता है, इसी के उल्टा रिस्पेक्ट में हम लोग चलेंगे। अब देखो एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल दैट मस्ट बी कोलाइड with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction। तो सिंपली देखो आप मेरी भी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो, रिएक्टिंग स्पीसीज दैट मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। ओके, अब वीडियो को पॉज करके मेरी लैंग्वेज को फिर से आप एक बार रिपीट कर लेना मैंने क्या बोला है। तो बेटा देखो इसमें सिंपलेस्ट अब मॉलिक्यूलरिटी है, ऑर्डर में हमें डिफरेंस को क्रिएट करना है। तो मॉलिक्यूलरिटी समझ गए, रिएक्टिंग स्पीसीज का कोलाइड होकर के प्रोडक्ट में या केमिकल रिएक्शन में चेंज होना ही मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। अब बच्चे देखो ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर जो होता है इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पावर को पैसे की तरह जोड़ना ही ऑर्डर कहलाता है। अब देखो इसमें एक एक पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है ना कि ऑलवेज होल नंबर है, तो 1 2 3 याद करोगे, होल नंबर में जीरो नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर जीरो रख दोगे तो कोई रिएक्टिंग स्पीसीज होगा ही नहीं, तो कहां से रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा, कहां से कोलिजन टेक प्लेस हो जाएगा। तो अपने से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। अगला देखो बेटा, ऑर्डर जो होता है इट कैन बी होल नंबर और फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। यानी ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ये 1/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 और 2 तो हमारे सिलेबस में है ही है। अगला देखो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी बेटा सिंपली किस पर एप्लीकेबल होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन पर एप्लीकेबल होता है। एलिमेंट्री का मतलब होता है जो वन स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस हो जाते हैं, उसको बेटा क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अगला इसमें देखो ये एलिमेंट्री है प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों पे एप्लीकेबल होता है। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा देखो इसमें मॉलिक्यूलरिटी को लेकर के एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। H2Cl2 यानी ट्वाइस HCl बनता है, तो इसमें देखो H2 का एक कोफिशिएंट है, Cl2 का एक कोफिशिएंट है, यानी रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट होते हैं, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को पैसे की तरह जोड़ दो, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितना आ गया, 2 आ गया। देखो जैसे मेरे पास ये मान लो एग्जांपल है ट्वाइस N2O5 है, तो बेटा ट्वाइस N2O5 में कितना मॉलिक्यूलरिटी आएगा, 2, क्योंकि जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है ना वही मॉलिक्यूलरिटी से इंडिकेट किया जाता है। अगला देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो बेटा इसी क्रम में देखो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो सिंपली क्या होता है, जब पहले के टाइम पे टेम्परेचर का जो सिनेरियो था, यानी हम सिंपली जानते हैं कि टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली बढ़ जाएगा। एक पॉइंट और नोटिस कर सकते हो, जो रेट कांस्टेंट जो के होता है इट मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी जो रेट कांस्टेंट के होता है वो टेम्परेचर पे से डिपेंड करता है। तो इसमें देखो पुराने थ्योरी के हिसाब से फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम किसी केमिकल इक्वेशन में केवल 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट जो होता है नियरली डबल हो जाता है, क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चे, तो सिंपली क्या हो गया कि जब केमिकल इक्वेशन में 10 डिग्री सेल्सियस का राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो रेट कांस्टेंट में नियरली डबल हो जाता है, दुगने का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बेटा सिंपली क्या ना कि जो परमानेंट जो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के का जो वेरिएशन बताने का प्रयास किया गया है वो आर्हेनियस ने बताया था, यानी कि रेट कांस्टेंट के वर्सेस टेम्परेचर में क्या एग्जैक्ट रिलेशन आएगा, यानी सिंपली क्या हमारे पास क्वांटिटेटिव इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी हम टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि रेट कांस्टेंट के बढ़ता है, लेकिन वो कितने टाइम से बढ़ेगा या किस फैक्टर किस रेंज में बढ़ेगा, टेम्परेचर हम कितना बढ़ा दें, यानी अगर 10 से ज्यादा कर दें, अगर हम 10 का डिफरेंस ना करके उसमें हम 15 का 20 का डिफरेंस कर दें, तो कैसे हमारे पास रेट कांस्टेंट में टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो बेटा सिंपली आर्हेनियस कांस्टेंट, यानी सिंपली जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो रेट कांस्टेंट के वर्सेस टेम्परेचर के बीच में एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस ने पैरामीटर यूज किया, यानी रेट कांस्टेंट के वर्सेस टेम्परेचर में जो एग्जैक्ट वेरिएशन है, कैसे एग्जैक्ट इसका हम
कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि यानी टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट के में कितना इसमें इंक्रीज आएगा, यानी क्वांटिटेटिव मेथड बताया। तो वही मेरा सिंपली क्या है बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन समझाना चाहता है। देखो तो कभी कभी पेपर में आपको ये भी आपको पूछ लेता है, राइट द आर्हेनियस इक्वेशन एंड डिस्क्राइब ईच टर्म। तो बेटा K इक्वल टू ए ई माइनस ए बाई आर टी होता है। K इक्वल टू ए ई यानी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। तो बेटा इसमें K जो होता है रेट कांस्टेंट होता है, A जो होता है इसको बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले आता है तो बेटा इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है, क्योंकि यही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का पूछेगा आपसे यूनिट, तो बच्चे इसमें सिंपली क्या कहते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होगा वही आपका यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का यूनिट होगा। यानी K इक्वल टू A के बराबर सिंपली इसका यूनिट आएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब सेकंड इनवर्स आएगा। तो आर्हेनियस कांस्टेंट में यानी जो A है इसका बेटा यूनिट आएगा सेकंड इनवर्स आएगा। ये भी आपके सिंपली एग्जाम में पूछा गया है। तो बेटा अब देखो इसको क्या है कि अगला इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, लॉग। देखो अब इसको सिंपली आर्हेनियस को क्या ना, पहले नेचुरल लोगे यानी कि ln में लोगे, ln से जब लॉग जाते हैं तो 2.303 से इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। तो फाइनली इसको सॉल्व करके आपको ये इक्वेशन याद कर लो, log K इक्वल टू log A माइनस ए बाई 2.303 RT हो गया। अब बेटा देखो इसमें मेनली तुम्हें क्या है ना कि इसका स्लोप बड़ा पॉपुलर है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो स्लोप पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो log K हो गया 1/T हो गया टेम्परेचर, तो इसमें भी स्लोप देखो क्या आएगा, डाउनवर्ड साइड आएगा। अब तुम्हारा इसमें स्लोप अलग से याद कर लेना है, माइनस का EA 2.303 होता है, माइनस का EA 2.303 R होता है। बेटा इसमें स्लोप की वैल्यू मान चला कुछ 62 दे देगा, तो आपसे क्या पूछेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा। तो आप क्या करोगे, इसको 62 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। तो इतना क्वेश्चन, डीपेस्ट क्वेश्चन भी आपको केमिकल काइनेटिक्स में पूछा गया है, स्लोप दे करके एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेता है। तो सिंपली आर्हेनियस समझ गए, आर्हेनियस इक्वल टू क्या हो गया, K इक्वल टू ए ई माइनस ए बाई आर टी होता है, वेयर K इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, A इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, तो एनर्जी की वैल्यू लिया जाएगा। तो R की इस चैप्टर में जो वैल्यू रखते हैं 8.314 रखा जाता है, जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, और बेटा इसमें सिंपली केल्विन इनवर्स होता है। तो R की वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, पेपर में आपको R की वैल्यू 8.31 दिया जाएगा। सो डोंट वरी, लर्न अबाउट वैल्यू ऑफ R। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास log K आ गया, log A आ गया, माइनस ए बाई 2.303 R आ गया। अब बेटा इसमें स्लोप पूछता है और इसका इंटरसेप्ट पूछता है। तो बच्चे इसमें स्लोप क्या हो गया, माइनस का EA 2.303 R हो गया, इंटरसेप्ट बेटा इसका log A आता है। अब देखो इसमें दूसरा जो इसमें इंफॉर्मेशन है, जब टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो इसमें जो फाइनल आता है log K2 by K1, log K2 by K1 और EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, बेटा यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपको बनता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें मेन फॉर्मूला आपको आर्हेनियस में ये आपको स्लोप वाला याद रखना है, log K इक्वल टू log A माइनस EA 2.303 RT हो गया। इससे आपका ग्राफ पूछा गया है, स्लोप पूछा गया है, इंटरसेप्ट पूछा गया है। अब दूसरा क्या है ना कि इस पे बेटा न्यूमेरिकल बन जाता है log K2 by K1 वाले से, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों ने इतना अगर समझ लिए तो हमको अब क्या जानना है कि व्हाट इज मींट बाय एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो देखो सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। जैसे देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी एक टेक्निकल टर्म है तो कैसे समझोगे। जैसे देखो हम लोग घर में चाय बनाते हैं, तो जब चाय बनाते हैं तो सिंपली दूध डाल देते हैं। अब दूध को यानी चूल्हे पे चढ़ा दोगे उसको, फिर क्या है ना कि चीनी डालोगे, फिर थोड़ा बहुत हो सकता है चाय पत्ती डालोगे, थोड़ा बहुत पानी भी मिला दोगे। तो जब तक उसको बर्न नहीं करोगे, टेम्परेचर नहीं दोगे, तो क्या चाय बन जाएगा। सिंपलेस्ट मेरी बात को समझ पाए, तो सिंपलेस्ट क्या है ना कि जब तक टेम्परेचर नहीं दोगे तो चाय कंप्लीट नहीं होगा। यानी हमें टेम्परेचर क्या है ना कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो उसी ठीक प्रकार से क्या है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी भी बेटा क्या है कि किसी रिएक्टेंट को हमें प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है। तो दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गया। तो जो रिएक्टेंट को देखो, ये तुम्हारे पास समझो कि बेटा ये तुम्हारा एक मैहर की पहाड़ी है, हमें इसको इस पहाड़ी तक रिएक्टेंट को पहुंचाना है, और इस पहाड़ी से क्या ना कि फिर माता का दर्शन हो जाता है। तो इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को बेटा क्या कहते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का सिंपलेस्ट मतलब है
कि रिएक्टेंट को हम इतना अतिरिक्त एनर्जी दे दें ताकि वो फिर कहाँ चला जाए, प्रोडक्ट की ओर चला जाए। जैसे हमें कहना कि मैहर की पहाड़ी पर चढ़ जाए तो हमें माता का क्या है, दर्शन हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, चाय का बनाना। तो चाय सिंपली बनाओगे तो दूध चढ़ाओगे, फिर पानी थोड़ा बहुत डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, और जब टेम्परेचर ही नहीं दोगे तो क्या सिंपली आपका चाय तैयार हो जाएगा, नथिंग। तो ठीक वैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी होता है। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी भी ठीक उसी प्रकार होता है कि हम रिएक्टेंट को जब तक कुछ सप्लाई एनर्जी नहीं देंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जा सकता है। तो बेटा सिंपली ये लैंग्वेज दिया गया है, आप इस लैंग्वेज को अपने हिसाब से गो थ्रू कर सकते हो। तो द मिनिमम amount of energy required to reactant molecule to participate in a reaction is called activated participate in a reaction is called activation energy। बेटा इसको बोलते हैं, इस मैहर की पहाड़ी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि यहां से मॉलिक्यूल डायरेक्ट एक्टिवेट का मतलब सिंपली यानी कि एक्साइट हो गया, यानी यहां एक बाउंड्री है और यहां से सीधे कहां चला जाता है, प्रोडक्ट में चला जाता है। बेटा ये एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्टेंट की ओर है, इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोला जा सकता है या रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोला जा सकता है। यानी रिएक्टेंट में हम जो सिंपली एनर्जी सप्लाई करते हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट की ओर चला जाता है। तो इसी एक्सेस एनर्जी को बेटा क्या बोलते हैं, हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और इस पीक को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहां से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। और बेटा इस ग्राफ को सिंपली क्या ना, देखो इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच इसमें निगेटिव है। बेटा ये जो कर्व होता है, ये कर्व जो होता है स्पेशली जो होता है एक्सोथर्मिक लिए होता है। अब देखो इसमें तुम्हारा दूसरा जो बेटा क्वेश्चन बनता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बनता है। तो यहीं पर आप थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का भी देखो इसमें क्वेश्चन बनता है कि जब आप कैटलिस्ट मिला देते हो एक्टिवेशन एनर्जी पर तो क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा इसमें सिंपली जब कैटलिस्ट मिलाते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ को कम कर देता है, यानी इट लोअर द पाथ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इसने क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ को कम कर दिया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और रिएक्शन का रेट का बढ़ा दिया। तो सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी का कम करना और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना ही कैटलिस्ट का काम करता है। तो सिंपली पूछेगा आपके, सिंपली कैटलिस्ट पर अगर हम सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी पर कैटलिस्ट को अगर ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर लिखोगे इट लोअर द पाथ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि अब हमें सिंपली मैहर की पहाड़ी पर नहीं चढ़ना है, अब डायरेक्ट कहना है कि देखो एक शॉर्टकट रास्ता आ गया और डायरेक्ट ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर लेके चला जाता है, जिससे यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया, इनहेंस कर दिया। तो बेटा हम अक्सर पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को बूस्टअप करता है, इनहेंस करता है। तो आज इसको हम लोग ऐसे इसको समझ गए हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें छोटा सा थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी है। तो कोलिजन थ्योरी सिंपली ये कहता है कि ढेर सारे देखो असंख्य मॉलिक्यूल हमारे रिएक्टेंट में होते हैं और इसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, तो इनके अंदर भी ढेर सारे लाखों और हजारों मॉलिक्यूल्स जो है आपस में रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं। तो क्या उनके टकराने से हजार प्रोडक्ट बन जाता है? तो ऐसा मतलब संभव नहीं होता है। तो बेटा उसी में कोलिजन थ्योरी कहता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो सारे कोलिजन से सारा प्रोडक्ट बनना संभव नहीं होता है। तो उनमें दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनने के लिए यानी इफेक्टिव कोलिजन होना बहुत जरूरी है। तो उस मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जब ए और बी आपस में कोलाइड करे तो एक प्रॉपर वे से कोलाइड करना चाहिए और उसके पास एक सफिशिएंट टाइप की एनर्जी होनी चाहिए, यानी मॉलिक्यूल शुड हैव पॉसेस सफिशिएंट टाइप ऑफ एनर्जी एंड सेकंड इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोल सकते हैं। तो बेटा इसी क्रम में देखो यहाँ पर ये आप पॉइंट याद कर सकते हो। तो रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी। तो देखो जेड ए बी का हमने सिंपली क्या लिया है, ए और बी दो आपस में मॉलिक्यूल्स है जो कोलाइड कर रहे थे। तो हम जेड को यहाँ पर बोलते हैं जेड का मतलब सिंपली होता है या जेड ए बी का मतलब है कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं पर यूनिट टाइम पे सिंपली, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो पी होता है स्टेरिक फैक्टर होता है बेटा। तो सिंपली आपको कोलिजन थ्योरी में इतना याद करना है कि कोई मॉलिक्यूल्स अगर आपस में इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए उस मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट टाइप की एनर्जी होनी चाहिए और उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन बेटा होना चाहिए। तो बेटा देखो हम लोगों ने पूरी थ्योरी को डिस्कस कर लिया है, तो इसमें मैं दो न्यूमेरिकल को भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपका लगे हाथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। न्यूमेरिकल भी क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है
वो मैं यहाँ पर सामने रखा हूँ ताकि आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ इसको वन शॉट में। तो देखो इसमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन काफी पॉपुलर होता है। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2020 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट इन अ 40 मिनट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। यानी सिंपली फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, K = 2.303 डिवाइड बाई T log R0 बाई R रखेंगे। और परसेंटेज वाले क्वेश्चन में जो होता है इनिशियली 100 होता है और जो खत्म हो गया है उसके बाद देखेंगे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो आओ देखो, तो K = 2.303 डिवाइड बाई कितना हो गया, 40 हो गया, टाइम 40 मिनट दिया गया था। लॉग इनिशियली कितना रखा जाएगा, 100 रखा जाएगा। अब देखो 50 इसमें कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 50 ही बचा। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 50 गुना के 100 यानी log 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये बेटा क्या आ गया, K की वैल्यू आ गया। अब इस K को फिर वही हम फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में रखेंगे 90% कंप्लीट के लिए। अब K तो कांस्टेंट है, K आ गया। अब 90% कंप्लीशन के लिए हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ पर फिर वही K की वैल्यू रख दिया हमने। तो 2.303 40 ऐसे रखो ताकि K से K हमारा जो है ना, जब रखोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू कट जाता है। क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये स्मार्ट अप्रोच होता है न्यूमेरिकल को भी आसानी से करने का और टाइम सेविंग करने का। तो 2.303 से कट जाएगा, ये कट गया और बचा 1/t। इधर देखो 100 हो जाएगा, 90 खत्म हो गया, बचा कितना 10। तो 10 से 100 काटोगे तो 10 बचेगा। log 10 की बेटा वैल्यू 1 होता है। अब सिंपली क्या हो गया, 0.030 10 हो गया। log 2 की वैल्यू आपको पेपर में दिया जाता है, ये 40 हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो t निकालोगे तो 40/0.3 आ जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे तो डेसिमल को क्या है ना कि 10 ऊपर भेज दोगे तो 40/3 40 × 10 400/3 आ जाएगा। अजूब इतना आप आंसर निकाले जाओगे। अब बेटा इसी क्रम में देखो ये भी एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन देता है। तो इस बॉक्स को हम लोग कैसे करेंगे, देखो तो इसमें मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा है। कोई रिएक्शन होता है जैसे A+2B और ये C दिया गया है, तो इसमें ये A का कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें ये B का कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें ये इनिशियली रेट देता है। तो हमें बेटा इसमें क्या निकालना होता है, ऑर्डर निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। तो ये क्या है ना कि देखो एक रेट वाला एक्सप्रेशन होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, वाया एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं। तो ये डेटा आपको दिया जाता है। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट है, इन 4 एक्सपेरिमेंट से देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो हमने क्या लिखा, रेट ला के एक्सप्रेशन को K A की पावर N1 NB की पावर N2 लिखा। आई होप इतना क्लियर हो गया, क्योंकि हमें N1 और N2 क्या है ना नहीं पता, इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया A की पावर N1 NB की पावर N2 है। अब देखो इसमें ये 4 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, इन चारों को उठा करके ऐसे वैल्यू पुट करोगे तो 4 इक्वेशन बनेगा, 4 इक्वेशन बनेगा। शॉर्ट ट्रिक बेटा इसका क्या है कि हमें N1 निकालना है, N2 निकालना है। तो हम इसमें क्या सेटअप करेंगे, हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे, अगर मान लो कि मुझे N2 निकालना है तो A की वैल्यू को देखो, यानी ये जो कॉन्सेंट्रेशन A है इनके डेटा को देखो कहां पर 2 वैल्यू सेम दिखता है। तो बेटा देखो इसमें 2 दिखता है और 4 एक्सपेरिमेंट दिखता है, तो जिसमें यानी A के कॉन्सेंट्रेशन 0.1 सेम दिखता है। तो 2 और 4 को क्या करो, सिंपली डिवाइड कर दोगे तो 0.1 से क्या हो जाएगा, 0.1 कट जाएगा, K से भी K कट जाएगा। आप ये चारों ये आप वैल्यू उठा करके इसमें पुट करोगे तो 4 एक्सपेरिमेंट बनेंगे। 2 और 4 को मैंने डिवाइड कर दिया तो 0.1 कट जाएगा, तो बचेगा 0.1 और 0.4 बचेगा। तो देखो ये 0.1 और 0.4 बचा, इसके रिस्पेक्ट में पावर क्या है, N2 बेटा दिया गया है। अब देखो 2 के रिस्पेक्ट में जो रेट दिया गया है 6 × 10⁻³ दिया गया है और 4 के रिस्पेक्ट में 2.40 10⁻² दिया गया है। तो बेटा देखो इसको डेसिमल को शिफ्ट कर दो, तो इस डेसिमल को जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻³ और ये 10⁻³ कट जाएगा। बेटा ये कितना आ गया, 6 4 आ जाएगा, यानी कि इधर देखो 1/4 आ जाएगा और इसको भी देखोगे तो ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा और ये 1/4 और इसकी पावर कितना आ गया, N2। देखो ये बेस सेम होनी चाहिए, तभी क्या ना कि आप पावर को कंपेयर कर पाओगे। तो बेस सेम हो गया, पावर बेटा यहाँ पर क्या है, तो इनकी N2 की वैल्यू कितना आ गया, N2 की बेटा वैल्यू आ गया 1 आ गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखो मुझे अब क्या ना N1 निकालना है, तो B में जरा चेक करो, B के कॉन्सेंट्रेशन को चेक करो कहां पर सेम दिया गया है। देखो ये 0.3 और 0.3 यानी 1 और 3 को डिवाइड कर दोगे तो 0.2 हो गया, 0.4 हो गया बेटा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आया 0.2 और बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास, 0.2 आ गया और 0.4 आ गया, ये आपके पास आ जाएगा। इसकी पावर कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा, K से K कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4.2 बेटा, ये हो जाएगा 4.2 10⁻⁻² हो जाएगा।
इसको सॉल्व करोगे 3 वाले को तो 1.68 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -1 हो गया। अब बच्चे देखो इसको डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो इधर देखो ये आप 100 पहुंचा दोगे डेसिमल वाले को, डेसिमल उड़ा दो अच्छे से। फिर इसका देखो ये 10 आएगा नीचे, बात समझ गए। इससे देखो ये उड़ा दोगे। अब देखो ये 10 की पावर -1 है, ठीक है। अब बच्चे 10 की पावर -1 है, 100 ऊपर गया, 10 इसका नीचे आ गया, ठीक है। तो 10 की पावर -1 से 10 की पावर -1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 है, यहाँ 10 है, तो देखो 10 से 10 उड़ जाएगा ये, तो सिंपली क्या बचेगा 42। और ये सिंपली देखो 42 का 4 करोगे तो 168 आ जाएगा। तो आई थिंक जो है ये 1/4 इधर आ रहा है, आएगा उतना ही आएगा। इसको कंपेयर करना है तो बेटा सिंपली कितना आ जाएगा, 2/4 करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इधर 1/2 की पावर n1 है, तो मेरे को देखो ये बेस बराबर करना है, तो 1/2 की पावर n1 कर लो। और बेटा इसको क्या कर सकते हो, 1/2 की पावर इसका स्क्वायर कर दोगे, तो n1 की वैल्यू कितना आ गया, n1 की वैल्यू 2 आ गया। अब देखो n1 की वैल्यू 2 आ गया, n1 की वैल्यू 2 आ गया और n2 की वैल्यू 1 आ गया। तो a के रिस्पेक्ट में 2 है और b के रिस्पेक्ट में 1 है बेटा। तो सिंपलेस्ट बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब टेबल वाला क्वेश्चन आएगा, बॉक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो हमें a के टाइम पर ये ध्यान देना है कि कहां पर सेम दिया गया है और b के टाइम पे कहां सेम दिया गया है। उन्हीं दोनों को अप्रोच करके आप इसका n1 n2 की वैल्यू निकाल सकते हो। बेटा बस केमिकल काइनेटिक्स में आप इतना ही पढ़ के चले जाएंगे तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट को, और इसमें ये 2 पॉपुलर न्यूमेरिकल हैं, यूनिट है, रेट है, ग्राफ है, और इतना ही क्वेश्चन बनता है केमिकल काइनेटिक्स में। तो मैं फिर से एक बार समरी दे देता हूं। इसमें परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल, ये बॉक्स वाले न्यूमेरिकल, यूनिट और जो ग्राफ है, इन्हीं से इसमें पॉपुलर ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और थ्योरी में मॉलिक्यूलरिटी है, ऑर्डर है, डिफरेंस, और इसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर में सिंपली इसका डेफिनेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो आई होप कि बेटा केमिकल काइनेटिक्स आपको काफी अच्छा लगा होगा, ये 1 शॉट रिवीजन। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू।